नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2020 सी सेट में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सी सेट में मैथ के सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आए, सांख्यिकी से क्वेश्चन आए, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चंस आए हैं, सेट थ्योरी यानी समुच्चय से क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 100 में से 33% क्वेश्चन ही आपको करने हैं, यानी 33 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए। तो उसमें से जो है क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस तो मैथ के ही आए थे। तो अगर आप लोगों की मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप 33% पोर्शन को पास कर सकते हैं। ठीक है, बड़े आराम से पास कर जाएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सेफ साइड रहे, आप 100 में से कम 40 क्वेश्चंस को करके आए, क्योंकि 1/3 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा है तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए। और अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 1400 रुपीज का है, 3 महीने का 3500 का है, 3500 का है, ये 5600 का है, और 7000 यानी 7000 रुपए का है। अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा ये कोड लगा सकते हैं। मेरे नाम पर ये कोड है AK स्पेशल। तो इस कोड को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। फिर आगे आप प्रोसीड टू पे करेंगे और देन आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब इनके फायदे क्या हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप यूपी पीसीएस का एक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदा, तो फायदा नंबर 1 कि आपको हमेशा नया बैच मिलेगा, क्योंकि हर सप्ताह वेनेसडे को, एवरी वीक वेनेसडे को जो है न्यू बैच लॉन्च होता है, तो आप न्यू बैच पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप यूपीपीसीएस की तैयारी के अलावा मान लीजिए आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई आरओ एआरओ का फॉर्म आपने भरा है, या फिर आपने लेखपाल का फॉर्म भरा है, तो ये सारे कोर्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर पढ़ सकेंगे। आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम्स की तैयारी आप सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर कर लेंगे। 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मात्र ये 17 रुपए प्रतिदिन पड़ेगा, और अपनी पसंद की फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हर सब्जेक्ट के 10 से ज्यादा टीचर्स हैं, तो आपको जो टीचर पसंद हो अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। हिस्ट्री के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग चूज कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और अगर पेमेंट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर, नो इंटरेस्ट नो कॉस्ट ईएमआई पर आप कोर्स को खरीद सकते हैं। कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, कोई भी ईएमआई नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग तैयार हो रहे हैं सी सेट में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से देखा जा रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और उसको 8% का लाभ होता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने माना कि जो सीपी है वो 100 है। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया सीपी 100 है। तो अब ये इसको 20% बढ़ाकर लिख रहा है, यानी 120 लिख रहा होगा। तो जब इसने इसको 120 लिखा तो ये क्या बना? एमपी, क्योंकि इसने 20% को क्या किया है? इंक्रीज करके लिखा है। अब ये 8% का लाभ भी कमाना चाहता है, तो 100 पर अगर मैं 8% देखूं तो 108 में बेचेगा। अगर 100 रुपए का सामान कोई व्यक्ति 8% लाभ पर बेचना चाहता है तो 108 पे बेचेगा, तो ये एसपी हो गई। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो सामान 120 का लिखित मूल्य था, मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, वह 108 में बेच दिया गया। तो यहाँ डिस्काउंट कितना हो गया? आप कहेंगे सर यहाँ 12 रुपए का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट अवेलेबल किस पे होता है? एमपी पे। तो ऊपर मैंने डिस्काउंट लिखा, नीचे मार्क प्राइस लिखा, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10%। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? 10%। ठीक है, तो यहां पर जो छूट है, डिस्काउंट है, वो है 10%। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसे पूरा सॉल्व करिए या फिर आप यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, फर्स्ट मेथड, यहां पर मैंने लिखा y/x 2 - x/y। तो मैं यहां पर इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ऐसे लिखूंगा y/x, और इसको इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा x/y। फिर मैं यहाँ एलसीएम ले लूंगा एक्स वाई का, ये हो जाएगा y² और x²। आगे ये क्या बनेगा? आगे मैं इधर लिख देता हूं, ये बनेगा x² + y² = 2xy। फिर ये क्या बनेगा? x² + y² - 2xy, ये बनेगा।
इक्वल टू 0। फिर ये क्या बनेगा, फिर ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माफ कीजिएगा, एक मिनट इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत लिख गया, एक्स का होल स्क्वायर बनना चाहिए था, इसको सही कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई कि x जो है वो y के बराबर है। अब x y के बराबर है तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये है, और नीचे है एक्स क्यूब और वाई क्यूब। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ y रख दूं, पुट x इक्वल टू वाई, सिर्फ किस जगह, इस जगह रख दूं, ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बनेगा। और ये कट के आंसर कितना आ जाएगा, ये कट के आंसर आ जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। तो एक मेथड तो ये था, बिल्कुल लॉन्ग था, लेकिन मैं किसी को सजेशन नहीं दूंगा कि वो इस मेथड से जाए। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि इस क्वेश्चन में सिंपल एक्स को 1 रख दीजिए और वाई को 1 रख दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। पुट वैल्यू पुटिंग तरीके से इसको करेंगे, क्योंकि देखिए एक्स और वाई को 1 रखने से ये 1 हो जाएगा, और 2 में से ये वाला 1 माइनस होगा तो 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन फिर आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे, इतना लंबा सॉल्यूशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड मेथड आपका क्या रहेगा, सेकंड मेथड आपका वैल्यू रखने का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेट थ्योरी से आया था, जरा मैं आपको सेट थ्योरी के बारे में बता देता हूं। आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से देखिए, ये आप लोगों को मैं बता दूं, यहां दो सेट दिए गए हैं ए बी, तो ये जो काट रहा है ये कहलाता है इनका इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी, और ये सारा आपका कहलाता है यूनियन, ये सारा आपका क्या कहलाएगा, यूनियन, ए यूनियन ये कहलाता है। तो ये बात जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो जान गए होंगे। तो अब इन्हें कैसे किया जाएगा मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, दोनों तरीके से बताता हूं। तो यहां पर दो सेट दिए गए, ए जिसका 10 वैल्यू है, बी जिसका 18 वैल्यू है, ए बी। तो आपको यहां पर, और ए यूनियन बी कितना है, 20 है, ए यूनियन बी कितना है, 20, यानी ये टोटल 20 लिखना है। तो क्यों ना हम यहां पर जब इसे सॉल्व करें तो हमें 20 लिखना है, तो बीच में 8 ले लें, ए 10 हो सकता है तो इधर 2 लिख दें, और बी 18 हो सकता है तो 18 में से आपने 8 लिख दिया तो ये 10 हो सकता है। तो आप चेक करिए, 2 और 8 जोड़कर 10 और 10 जोड़कर 20, तो यूनियन भी 20 हो गई आपकी, ठीक है, यूनियन भी 20 हो गई। और यहां पर इंटरसेक्शन आप लोगों का कितना आ गया, आप कहेंगे हमारा इंटरसेक्शन आ गया सी। तो एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये है कि आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर आपको याद है तो वो भी एक तरीका होगा, उससे भी आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। तो ये 20 दिया गया है, ये आपको 10 दिया गया है, ये 18 दिया गया है, और ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी आपका डायरेक्ट आ सकता है, 28 में से 20 माइनस होकर 8। तो सेकंड मेथड आप ये भी लगा सकते हैं, अगर आप वेन डायग्राम नहीं करना चाहते हैं तो सेकंड मेथड आप ये भी लगा सकते हैं, और ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। बताइए समझ में आया आप लोगों की, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सम चतुर्भुज से है, यानी रोम्बस से है। इसका विकर्ण है 32 और 24। ठीक, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो रोम्बस होता है उसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। तो यहां से एक बात क्लियर है कि जो भी पेरीमीटर होगी वो 4 के टेबल से डिवाइड हो रही होगी। ये दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपको इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन फंस रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक डायगोनल मैंने ये खींच दिया और एक डायगोनल मैंने ये खींच दिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रोम्बस के डायगोनल आधे आधे हो जाते हैं। अगर ये 24 है तो ये 12 हो गया होगा, और अगर ये पूरा 32 है तो ये 16 हो गया होगा, और ये एक दूसरे को किससे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो यहां से आपको एक बात याद रखनी है, अगर मैं ये चित्र बना लूं तो आप ध्यान रखिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये 12 है, ये 16 है। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 20 आ जाएगी समकोण त्रिभुज से, राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस से क्या आ जाएगी, या ट्रिपलेट लगा सकते हैं, ट्रिपलेट से भी 12 16 20 का ट्रिपलेट होता है। जैसे आप लोग जानते हैं 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो अगर आप यहाँ पर 4 से गुणा करें तो 12 16 20 का ट्रिपलेट बनता है। तो एक भुजा की लंबाई 20 हो गई, तो आप तो जानते हैं परिमाप 4 होती है, तो अगर भुजा 20 आ गई है तो ये कितना आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अरे बस समझ। तो इन क्वेश्चंस का आंसर तो आप सीधा ये लगा सकते हैं। देखो, अगर हमसे प्रथम सम संख्या पूछेंगे, सम मतलब इवन, सम मतलब इवन, तो हमारी ट्रिक क्या होती है, एक मिनट, एक मिनट, हमारी ट्रिक होती है यहां पर n+1 औसत बनाने के लिए, यानी जितनी संख्या दी गई है, तो यहां संख्या 20 दी गई थी, एक जोड़ दिया तो आंसर कितना हो गया, 1। मान लीजिए अगर उन्होंने ऑड बोला है, विषम बोला है, तो फिर आपका औसत क्या होता है, फिर आपका औसत n ही होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये सम की जगह अगर विषम बोल देता तो आपका आंसर क्या होता, 20 होता। तो ये क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से था, बहुत ही सिंपल था। अब चलिए बंदर चढ़ने वाला क्वेश्चन आया है। तो बंदर चढ़ने वाला क्वेश्चन ये है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पे चढ़ता है। तो मैं 12 मीटर का एक खंभा बना लेता हूँ ऊंचा। ये मैंने एक खंभा ड्रॉ कर लिया जिसपे बंदर, पहले हम बंदर का असेंडिंग रेट निकालते हैं कि आखिर बंदर का असेंडिंग रेट है कितना। ये वो खंभा है जिसपे हम बंदर का असेंडिंग रेट निकालेंगे। तो पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में, और अगले ही मिनट में वो 1 मीटर फिसलता है। अगले ही मिनट में वो 1 मीटर फिसल जाता है। तो इसका मतलब इसका जो असेंडिंग रेट आएगा, वो असेंडिंग रेट आएगा 1 मीटर इन 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट बाद वो कितनी चढ़ाई कर चुका होगा, 1 मीटर की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो बंदर की जो छलांग है चढ़ने वाली 2 मीटर, उसको ऊपर से छोड़ देते हैं, यानी यहां मैं 2 मीटर छलांग को छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर बंदर छलांग मार रहा है, फिसल रहा है, छलांग मार रहा है, फिसल रहा है, तो जो उसकी आखिरी छलांग होगी उसमें वो क्या होगा, उसमें वो टॉप में होगा। ठीक है, आखिरी छलांग में वो सीधा क्या पहुंच जाएगा, टॉप पर पहुंच जाएगा। तो फिर अब उसको जरूरत नहीं होगी फिसलने की, इसलिए हम ऊपर से उसकी एक छलांग छोड़ देते हैं। तो उसकी एक छलांग जो चढ़ने वाली है वो है 2 मीटर की, तो हमने छोड़ दिया। तो नीचे कितना बचा, नीचे बचा 12 मीटर का खंभा है, तो नीचे बचा 10 मीटर। नीचे कितना बचा, 10 मीटर। तो अगर 1 मीटर वो 2 मिनट में चढ़ता है, तो 10 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा, ये देख लेते हैं। दोनों तरफ 10 से गुणा कर देते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर वो 10 मीटर चढ़ेगा 20 मिनट, यानी जब 20 मिनट बीत जाएंगे तो वो बंदर किस जगह होगा, जब 20 मीटर बीत जाएंगे तो वो बंदर यहां पर होगा। वो बंदर कहां पे होगा, वो बंदर यहां पर होगा। और फिर वो एक पूरी छलांग लगाएगा 2 मीटर की। देखिए वो ये वाली छलांग लगाएगा 2 मीटर की। तो 2 मीटर की वो छलांग लगाएगा और 1 मिनट लेगा, क्योंकि वो छलांग जो चढ़ने वाली है उसकी वो 1 मिनट की है। तो टोटल कितना हो गया, मैं यहां लिख देता हूं, 12 मीटर हो गया, और 20 और 1 जोड़कर मिनट कितने हो गए, 21 मिनट हो गए। तो 21 मिनट में वो क्या होगा, खंबे के टॉप पर होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोगों के? ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको टाइम एंड डिस्टेंस की बुक में मिलेगा, मतलब सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में मिलेगा। किसी भी बुक में आप जाएंगे तो बंदर चढ़ने और फिसलने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर मिलते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको यहां पर बताना है मोड। यहां पर आपको क्या बताना है, मोड बताना है। ठीक है, मोड, इसको क्या कहते हैं, बहुलक। तो ये बहुत आसान है। एक्चुअली क्या होता है, जानकारी के अभाव में बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ाते हैं। मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा आ रही है वो मोड होता है। जैसे यहाँ 16 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार 16 आया है। और देखिए और कौन, 17 2 बार आया है, 10 3 बार आया है। ठीक है, 15 कितनी बार आया है, 15 सिर्फ एक बार आया है, 12 2 बार आया है, 11 भी एक बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार आया है 16। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही संख्या आपकी कहलाती है बहुलक। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आप जानकारी के अभाव में काफी बच्चे इसको छोड़ देते हैं, मोड को लगा के नहीं आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। समझ में आ रही है बात? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, पिता की आयु 2 पुत्रों की आयु का योग का दुगनी है। 20 वर्ष फ्यूचर में जब जाएंगे तो पिता की आयु पुत्र के, दोनों पुत्र हैं उनकी आयु के योग के बराबर होगी। तो वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी? तो भाई इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप एक्स से करेंगे तो पिता की आयु का सम पुत्र की आयु के सम से कट जाएगा, 0 हो जाएगा और आपको आंसर नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है
क्योंकि जब भी हमको रेशो वगैरह दिए जाते हैं तो फिर हमें इंडिविजुअली दोनों पुत्र, जैसे मान लीजिए इनके पुत्र ए और बी हैं, तो अलग अलग आयु देनी चाहिए थी। तो अगर हम पहला ही ऑप्शन उठाएं 40, तो पिता की वर्तमान आयु अगर 40 वर्ष है, फादर की, अगर फादर की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो उसके जो दो पुत्र हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, उनकी आयु इसकी आधी होगी, क्योंकि पिता की आयु, क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता की आयु पुत्रों की आयु के योग का दुगना है, तो ये 20 वर्ष होगी, क्योंकि 20 वर्ष का ही दुगना कितना होता है, 40 वर्ष होता है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आगे ये बोला गया है कि अगर हम लोग 20 साल फ्यूचर में जाएं, तो जब 20 साल फ्यूचर जाएंगे तो पिताजी की एज बढ़ जाएगी 20 साल, 20 वर्ष बढ़ जाएगी, और यहां पर दोनों लड़कों की 20-20 साल बढ़ जाएगी। पहले लड़के की भी आयु 20 साल बढ़ जाएगी और दूसरे लड़के की भी आयु 20 साल बढ़ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, सिर्फ एक ही 20 जोड़ते हैं, नहीं, यहाँ पर दो लड़के हैं ए और बी, तो आप खुद सोचिए अगर आज से 20 साल बाद भविष्य में हम जाएं तो आपके भाई की एज में भी 20 जुड़ेगा और आपकी एज में भी 20 जुड़ेगा, दोनों में ही जुड़ेगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 60 वर्ष। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि जो पिता की आयु होगी और दोनों पुत्र की आयु होगी उनका योग बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 60 वर्ष आ रहा है, यहाँ भी 60 वर्ष आ रहा है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते तो ही ये जल्दी होता, क्योंकि ये एक्स पर भी नहीं आंसर देगा और रेशो पर भी आंसर नहीं देगा। अब ये जो क्वेश्चन था ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। 3 आदमी या 7 औरतें एक काम को 32 दिन में पूरा कर देती हैं। 3 आदमी या 7 औरतें एक काम को 32 दिन में पूरा कर देती हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि 3 आदमी जो है वो 7 औरतों के बराबर है। यहां से आदमी और औरत की क्षमता क्या बनेगी, यहां से आदमी और औरत की क्षमता बनेगी 7। ये हो गई इनकी क्षमता। शॉर्टकट में ई लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में क्षमता को एफिशिएंसी कहते हैं, तो उसका पहला लेटर यूज कर लिए। अब इसके बाद आप एमडीएच लगाएंगे। एमडीएच आपने सुना है, एमडीएच, अगर आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा होगा तो ये एमडीएच आपको पता जरूर होगा। तो एमडीएच लगाते, M1D1, एच नहीं लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में घंटे दिए नहीं गए, और M2D2 और W2 ये लगा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों की। अब यहां पर मैंने ग्रुप लिया 3 आदमी। पहला मेरा ग्रुप क्या था, इस क्वेश्चन में 3 समूह हैं, 3 आदमी 7 औरतें ऐसे, तो मैंने 3 आदमियों का समूह ले लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 आदमी, और उनके डेज कितने थे, उनके डेज थे 32 दिन, और मैं मान लेता हूं कि ये एक कार्य कर रहे हैं। उनके डेज कितने हैं, 32 दिन। अच्छा, M2 ग्रुप में मैं ये पूरा ग्रुप ले लूंगा जिसमें 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर काम कर रही हैं। यहाँ ले लूंगा 7 आदमी प्लस 5 औरतें, और इनके डेज क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं तो इनके डेज में x मान लूंगा, और आपको दुगना कार्य कराना है। कितना कार्य कराना है, डबल, तो यहां मैं 2 रख दूंगा। अब मैं यहां पर m की वैल्यू रख देता हूं, 7 आदमी, तो m की वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा, तो यहां पर अगर मैं m की वैल्यू 7 रख दूं तो 7 गुणा 3 ये हो जाएगा 21। इधर मैं रख देता हूं 7 7 जाए, m की वैल्यू 7 और w की वैल्यू मैं यहां पर 3 रख देता हूं। देखो w की वैल्यू यहां पर क्या है, 3 है, ये रख देता हूं। बस इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 21 32, और 7 7 जा 49, और 49 प्लस 15 64 अपॉन 2x। तो देखिए 64 कट जाएगा, 2 से 32 हुआ, 32 से 32 कट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 21। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आप लोगों का बी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ट्रेन चैप्टर से था। देखिए क्वेश्चन ये है 127 मीटर और 98 मीटर की 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में आ रही हैं। विपरीत दिशा मतलब आमने सामने आ रही है। तो जब भी ट्रेनें आमने सामने आती हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। अगर पहले वाले की स्पीड 35 है और इस वाले की 55 है तो ये जुड़कर हो जाएगी 90, क्योंकि आमने सामने से ट्रेनें आ रही हैं तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाइए टाइम का, क्योंकि आपको टाइम का आंसर देना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रेन चल रही तो रिलेटिव स्पीड। अब ये दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़कर डिस्टेंस बनेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो 127 और 98 को जब हम जोड़ेंगे, तो 127 और 98 को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, 225 मीटर,
और यहाँ पर दोनों की सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड कितनी आई है 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 9 सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 9 सेकंड, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बताइए समझ में आया आप सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप ये वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। ठीक है, और एक फॉर्मूला आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये दो फॉर्मूले लगा के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सजेशन नहीं दूंगा दोनों फॉर्मूले का, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो फिर आप अपना नुकसान कर देंगे, काफी टाइम ले लेंगे। अलजेब्रा से ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप वैल्यू सपोज करिए, इन फॉर्मूलों के थ्रू मत जाइए क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, इनको छोड़िए। और वैल्यू सपोज करना कोई यहाँ पर मुश्किल नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यू सपोज करना बिल्कुल ईजी है। एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब, यानी कौन सा क्यूब 35। तो आप जानते हैं कि 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, तो आपका तो ये 35 है, यानी 64 तो बहुत बड़ा हो गया, और 3 का क्यूब होता है 27, हम जानते हैं। तो हमको 4 तक जाना ही नहीं है, हमको सिर्फ सोचना है 0 1 2 3, बस यहीं तक सोचना है, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है हमें, क्योंकि 4 का क्यूब तो 64 हो गया, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया, क्वेश्चन में तो दिया गया है आपको 35, तो 64 तक तो जाना ही नहीं, सिर्फ 35 तक ही रुकना है। तो फिर हम यहाँ पर 3 को लेंगे, सबसे पहले हम किसको लेंगे 3 को। हम जानते हैं 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब 35 का आंकड़ा पूरा करने के लिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। यहां से भी पता चल रहा है x 3 रख दो, हमें x बड़ा मानना था, यहाँ पर एक छोटी सी हमें ध्यान नहीं दिया हमने, x y से बड़ा है, तो x को आप मानोगे 3 और y को आप मानोगे 2, तब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो x आपने 3 मान लिया क्योंकि 27 का क्यूब है, सॉरी 3 का क्यूब 27 होता है। अब अगर इसमें 6 में एक फैक्टर 3 है तो सीधी सी आता है अगला फैक्टर 2 होगा, क्योंकि 3 गुणा 2 6 होता है। फिर यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है, 27 और 8 जोड़कर 35 हो रहा है। आपको x माइनस वाई बताना है, यानी 3 माइनस 2 बताना है, तो सिंपल एक आंसर यहाँ पर आ गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। तो ये क्वेश्चन आप वैल्यू सपोज करके करेंगे तो विद इन 10 to 15 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये गुणनखंड वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। गुणनखंड करते हैं, x टू दी पावर 6 माइनस 1 टू दी पावर 6, ऐसे इसके गुणनखंड क्या टूटेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 एस क्यूब माइनस 1, ये बनेंगे। फिर अगर आप इन्हें और आगे तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। देखिए ये क्या टूटेगा, ये टूटेगा, वैसे क्यूब रहेंगे, ये टूटेगा x प्लस 1 ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के एक्स, और ये वाला क्या खुलेगा, दूसरा वाला आपका खुलेगा x माइनस 1, और ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के ए बी होता है, 1 स्क्वायर प्लस के ए बी, यानी प्लस के। तो अब यहां पर आप नोटिस करिए, आपसे गुणनखंड पूछे गए हैं, तो भाई दो गुणनखंड तो ये क्वेश्चन में ही दे दिए गए हैं, यानी ये वाला और ये वाला, तो बाकी के दो कौन से बचे, माइनस एक्स प्लस एक्स वाला, ये बचे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये बचे आपके, बाकी के दो ऑप्शन में है। तो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर तोड़ना था। कौन कौन से फॉर्मूले लगाए यहाँ पर हमने, यहाँ पर एक तो फॉर्मूला हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगाया सॉरी सॉरी, जो कि a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, और एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाला लगाया, और एक फॉर्मूला हमने a की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये फॉर्मूले यहाँ लगाए हैं और ये गुणनखंड हमने निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन हमारा फैक्टर से था, यानी अलजेब्रा में से था। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत है, इसको समझिएगा, एक आयताकार की लंबाई है 112 और चौड़ाई है 62। अब इसके चारों कोनों से 6-6 मीटर के घन काट लिए गए हैं, चारों कोनों काट लिया गया है 6 मीटर का, एक ये काट लिया गया है, मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ये काट लिया गया है, एक ये काट लिया, तो इनकी भुजाएं क्या हो गई 6 6 6 6। तो यहां से जो मिट्टी का आयतन निकलेगा, मिट्टी जिस आयतन में निकलेगी वो सारे मैदान पर फैला दी गई है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है।
ठीक है, जो भी मिट्टी खोदी गई। तो यहां से कितनी मिट्टी खोदी जाएगी आप सोचो। घन बोला है, तो घन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी साइड का क्यूब, भुजा का घन। तो यहाँ 6 का क्यूब हो जाएगा। और ऐसे कितने गड्ढे खोदे हैं, ऐसे गड्ढे खोदे हैं 4। अब ये जो आयतन है 4 × 6⁻³ ये आयतन आपका, यही मिट्टी निकालकर इस मैदान में फैलाई गई है। तो कहाँ फैलेगी इस मैदान में, देखो ऐसे फैलेगी इस मैदान, यहाँ पहले तो यहाँ फैलेगी, कितने पोर्शन में फैलेगी मैदान में। इसका एरिया निकाल लेते हैं भाई, इसका एरिया कितना होगा मैदान में, यहाँ फैलाई जाएगी इसका। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक आयत बना है, रेक्टेंगल बना है, जिसकी लंबाई 6 यहाँ से कम हो गई और 6 यहाँ से कम हो गई। तो लंबाई कितनी रह गई उसकी 100, लेकिन चौड़ाई अभी उतनी ही है जितनी क्वेश्चन में थी 62। तो इसका एरिया बनेगा, तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 100 लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई 62 प्लस। अब एक रेक्टेंगल ये भी बनेगा, आप लोग देखिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल ये भी बनेगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल ये भी बनेगा और सेम टू सेम एक रेक्टेंगल ये भी बनेगा, जहां पर मिट्टी गिरेगी यहां पर भी मिट्टी जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल की चौड़ाई 6 आ रही है और इसकी लंबाई 62 में से, देखो 6 यहां कम हो जाएगा, 6 यहां कम हो जाएगा, तो 62 में से 2 6 कम कर दिए तो ये कितना रह जाएगा 50। तो इसका फॉर्मूला बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर 50 लंबाई है, चौड़ाई है 6, और यहाँ 2 से और गुणा होगा। आप कहेंगे सर क्यों होगा, क्योंकि ऐसे 2 रेक्टेंगल हैं, सेम कितने रेक्टेंगल हैं 2, 2 से गुणा और होगा यहाँ पर। ठीक, बस अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 2D है एरिया, यानी ये जो मैदान है ये क्या है, मैदान 2D है। इसको 3D में बदलने के लिए H, क्योंकि जितनी मिट्टी उठेगी उतना ही H होगा। तो ये हो जाएगा 4 × 216, 216 का 4 से गुणा कर दो तो कितना होता है 864। इधर हो जाएगा 6200, ये हो जाएगा 50 और 600 ये हो जाएगा 6800। क्योंकि देखो 62 × 100, 62 × 100 6200, और 50 × 6 300 × 2 600, और 6200 और 600 जोड़ के 6800। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, H की वैल्यू यहां से आएगी 12.7 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से था। क्वेश्चन क्या है, एक धातु का ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अच्छा, सारे आंसर मीटर में है, चलिए ध्यान रखेंगे। इससे आपने एक तार बनाया, तो तार जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, बेलन होता है। तो एक फिगर को पिघलाकर दूसरी फिगर बना रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है एक शेप को पिघलाकर मेल्ट करके दूसरी शेप बना रहे हैं तो वॉल्यूम यूज होगा। तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r की क्यूब। तो r यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, तो r का क्यूब होता है ना, तो 3 बार लिखेंगे 100 से भाग। 100 से भाग इसलिए किया ताकि मीटर में आ जाए। अब जो आपका तार होता है वो सिलेंडर होता है, बेलन होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो अगर व्यास यहाँ पर 4 है तो रेडियस होगी 2, और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, और r का स्क्वायर होता है तो 2 ही बार लिखेंगे, और h वो होता है जितना लंबा तार जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 100 100, यानी 6 जीरो से ये कट गया, 2 दूनी 4, ये 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पर h कितना आ जाएगा, यहाँ पर h आ जाएगा 9 मीटर, यानी 9 मीटर लंबा तार आप यहाँ पर खींच देंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है 17 स्टूडेंट हैं एक परीक्षा में, ठीक है, उसमें से जो फेल हो गए उनका प्राप्तांक दिया गया है। तो आपको इनकी माध्यिका निकालनी है, आपको इनका क्या करना है, मीडियन निकालनी। तो मीडियन निकालते वक्त हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं डेटा। जैसे यहाँ सीक्वेंस में डेटा क्या होगा, सबसे पहले 4 आएगा, ठीक है, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 इस क्वेश्चन में कितनी बार दिया है, 6 2 बार दिया है, 6 6, 7 भी 2 बार दिया गया है। ऐसे लिखते हैं सीक्वेंस, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे बढ़ते हुए। फिर हम 8 लिखेंगे, 8 2 बार आया है, फिर 9 आया है, फिर 10 आया। अभी हमने ये 10 नंबर लिख दिए हैं जो छात्र फेल हैं, जितने स्टूडेंट फेल हैं हमने उनके लिख दिए। लेकिन भाई लोगों, आपको जो आंसर देना है ना वो 17 के 17 स्टूडेंट का देना है। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए, हल्का सा ये सोचिए कि 10 तक तो सब फेल होते हैं, 10 तक तो सब फेल होते हैं, लेकिन 10 के बाद जिसके नंबर 11 आएंगे, 12 आएंगे, 13 14 15 16 17 कुछ भी आएंगे, ठीक है,
तो वो क्या होंगे, पास होंगे। तो हमको तो नहीं पता कि 10 के बाद नंबर कितने, तो मैंने ABCDEFG कुछ मान लेते हैं, लेकिन ये 10 से बड़े होंगे इतना पता है, क्योंकि देखिए एक बच्चा 10 नंबर लाके फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, असफल हो रहा है, फेल हो रहा है 10 नंबर लाके, तो 10 के बाद वो पास हो रहा होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 10 स्टूडेंट ही फेल हुए हैं और टोटल स्टूडेंट 17 हैं, ठीक है, टोटल 17 है जिसमें से 10 फेल हो गए हैं। तो इसका मतलब आगे के जो 7 होंगे वो पास होंगे, ABCDEFG ये सारे स्टूडेंट क्या होंगे, पास होंगे, लेकिन हमको इनके नंबर्स नहीं पता, तो कोई इशू नहीं है भैया मीडियन निकालने के लिए। देखिए मीडियन के लिए हम सबसे पहले गिनते हैं आखिर संख्या कितनी है, तो संख्या है 17, और मुझे सबका जवाब देना है 17 के 17, तो 17 तो ऑड होता है, 17 क्या होता है, ऑड होता है। तो मीडियन निकालने का तरीका ऑड का ये होता है कि आपको जितनी संख्या दी है उसमें एक जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका मीडियन होगा। तो 17 में एक जोड़ा और 2 से भाग किया तो ये आ गया आपका 9, यानी 9वें नंबर पर जो बैठा होगा वो आपका मीडियन होगा, 9वें नंबर पर जो बैठा होगा वही आपका मीडियन होगा, ये बात आप लोग श्योर कर लीजिए। तो पहले नंबर पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो 9वें नंबर पे 9 ही बैठा है तो यही आपका मीडियन होगा। अगर ये इवन होता तो फिर क्या करते, अगर ये इवन होता तो सिंपल, जैसे मान लीजिए यहाँ 17 संख्या ना होके 16 संख्या होती, तो हम 16 संख्याओं का आधा करते, इवन ना होके 8 होता, तो हम 8वें नंबर पर आते, और 8 के ठीक नेक्स्ट पर जो नंबर होता, 8 के ठीक नेक्स्ट पर जो भी नंबर होता, उन दोनों के बीच में आपका क्या बन जाता, मीडियन बन जाता। तो ये इवन के केस में, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जब मैं आपको मीन मीडियन मोड कराऊंगा तो ये इवन वाला भी केस में आपको करा दूंगा, तो फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए थे सी सेट में, जो मैंने डिस्कस किए मैथ के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हर एक स्लाइड पर मेरा कोड लिखा हुआ है AK स्पेशल, इसको इस्तेमाल करिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लस पर मेरा कोर्स भी चल रहा है अनअकैडमी प्लस UPPCS पर, जो कि शाम को 6:15 से 7:15 तक चलता है। तो उस कोर्स को देखने के लिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को खरीद लीजिए। बाय बाय, नमस्कार और पढ़ते रहिए।